Hello everyone, this is Kusum, your English mentor, and once again welcome to Learning Without Burden. I hope आप सब लोग अच्छे हैं and आपकी preparations बेस्ट चल रही होंगी। तो हमारी रीड PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन पेपर सोल्व, जो कि आपका 24 जुलाई 2022 में आया था। ये लेवल 2 में आया था ये पेपर जो है, और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज 2 का पोर्शन है। ठीक है, जिन बच्चों ने लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करी थी इस एग्ज़ाम में, उनके लिए ये सॉल्यूशन रहने वाला है। बाकी चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB और KVS, NVS, रीड स्पेशली, चाहे आपने लैंग्वेज 1 ली हो या 2 ली हो, ग्रामर का मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका सेम ही है। चाहे आपका एचटेट हो, चाहे आपका HSSC CET हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी टू फिल इन द ब्लैंक। अब आपको मॉडल्स फिल करने हैं। मैंने आपको बता रखा है मॉडल्स के साथ कौन सा रूल होता है। मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, अब देखो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आपको ऑप्शन में क्या दे दिया, सॉरी ब्रैकेट में क्या दे दिया, ब्रैकेट में आपको बता दिया कि नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन है। नेसेसिटी मतलब वो काम करना ज़रूरी है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दिया, नेसेसिटी लगा दी, वो कह दिया कि ज़रूर करना है इस काम को, श्योरिटी दे दी आपको कि करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, आपके पास मस्ट यूज़ होता है। अगर किसी चीज़ के लिए नेसेसिटी दे दी जाए, ये कह दिया जाए पक्का करना है, श्योरली करना है, तो उसमें मस्ट यूज़ होता है। तो यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, भाई तुम्हें तुम्हारी स्पेलिंग्स को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, शुड किसके लिए आता है, शुड एडवाइस के लिए यूज होता है। कैन आपकी पॉसिबिलिटी शो करता है, कैन आपकी, माइट आपके लिए, माइट और मे आपके लिए पॉसिबिलिटी शो करते हैं। कैन आपका कैपेसिटी शो करता है। ठीक है, आप में कितनी क्षमता है वो आपका कैन शो करता है। माइट और मे आपके लिए पॉसिबिलिटी शो करते हैं। शुड एडवाइस में यूज होता है। और ओब्लिगेशन और नेसेसिटी में क्या यूज होता है, मस्ट यूज होता है। ठीक है, सो यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यू मस्ट इम्प्रूव। ओके, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के लिए कौन सा मॉडल आएगा, मस्ट आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स गुड ऑफ एंटरिंग इनटू नेगोशिएशंस विद अ मैन ऑफ स्ट्रो। कहता है कि किसी एक मैन ऑफ स्ट्रो के साथ, यहाँ पर इस इडियम का आपको, इस फ्रेज का आपको मतलब बताना है। अब पढ़ के देखें तो कह रहा है कि इस मैन ऑफ स्ट्रो के साथ नेगोशिएट करने में क्या भलाई है, कोई फायदा नहीं है नेगोशिएट करने में, यानी कि इससे बहस करने में कोई फायदा नहीं है। अब मैन ऑफ स्ट्रो क्या होता है? अब स्ट्रो का मतलब होता है एक, मतलब कुछ भी हल्की फुल्की चीज है ना, कोई हल्का सा आप तिनका लगा लो, स्ट्रो है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि इडियम्स का कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है। तो अब ये मत सोचना तिनके का आदमी है। मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है जिसके कैरेक्टर में सफाई ना हो, जिसका साफ कैरेक्टर ना हो। ठीक है, जिसके कोई मोरल एथिक्स ही ना हो। ठीक है, जिसका क्या ना हो, बैकग्राउंड अच्छा ना हो। ठीक है, स्टेटस अच्छा ना हो, जिसका जिसका कैरेक्टर ही अच्छा ना हो, बेसिकली उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैन ऑफ स्ट्रो कहते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं। अ मैन हु इज मेड ऑफ स्ट्रो, एक आदमी जो स्ट्रो का बना है, नहीं, डायरेक्ट मीनिंग नहीं होते हैं फ्रेज के, इडियम्स के। मैन हु इज लाइट इन वेट, नो। अ मैन हु स्टेज हेयर एंड देयर, जी नहीं। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस और इंटीग्रिटी, एक ऐसा इंसान जिसमें कोई इंटीग्रिटी नहीं है, उसका कोई क्या नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। सो ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स व्हिच यूजुअली कंटेनिंग अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम इज नोन एज। अगर आप मेरे साथ इस सीरीज में शुरू से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको एक क्वेश्चन कम से कम भी 3-4 बार बताया है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और लैंग्वेज 2 में तो ये स्पेशली अलग से क्या दिया गया है, टॉपिक भी दिया गया है। ठीक है, अब एक ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइंस होती हैं और उसका एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम होता है, फिक्स्ड राइमिंग पैटर्न होता है, उसको हम सोनेट कहते हैं। ठीक है, सोनेट के एक मोस्ट फेमस आपके राइटर कौन हो जाएंगे? विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स। सोनेट्स के आपके फेमस
पोएट्स कौन से हो जाएंगे, विलियम शेक्सपियर हो जाएंगे, जॉन कीट्स हो जाएंगे, विलियम ब्लेक हो जाएंगे, और आपके पास वर्ड्सवर्थ हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, सोनेट्स लिखते हैं। सोनेट क्या होती है, एक 14 लाइन की पोयम जिसका एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम होता है। अब एलेजी क्या होता है, एलेजी होती है शोक कविता। जब शोक कविता मतलब सैड पोयम, बेसिकली सैड पोयम, जब किसी की डेथ हो जाती है, मॉर्निंग पोयम, ठीक है, मॉर्न करना, जब किसी की डेथ हो जाती है, जब दुख होता है, इमोशनल होते हैं, तब वो एलर्जी होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताएं तो एलर्जी रिटन इन अ चर्च यार्ड, ओके, बाय थॉमस ग्रे, वो एक एलर्जी का एग्जांपल है। बाकी इतना डीप में आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। सो एलर्जी क्या होती है, कोई भी इमोशनल पोएम, किसी की डेथ पे लिखी गई पोएम, शोक जताने वाली पोएम। लिमरिक क्या होती है, इट इज बेसिकली अ ह्यूमरस पोएम, अ ह्यूमरस पोयम ऑफ 5 लाइन्स। अब लिमरिक में क्या होती है, सिर्फ 5 लाइन्स होती हैं, और ये ह्यूमर का पोयम होता है, मतलब इसमें मजाक होता है, ह्यूमर होता है, स्लैंग्स होते हैं, ठीक है, कटाक्ष किया जाता है। 5 लाइन्स होती हैं और इसकी राइमिंग स्कीम फिक्स्ड पैटर्न पे होती है, A A B B A। ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। किसकी, लिमरिक में सिर्फ 5 लाइन्स की पोएम होती है जिसकी राइमिंग स्कीम होती है A A B B A। ओके, ओड क्या होता है, ओड एक पोएम होती है, ओड भी क्या होती है, पोएम होती है। ये इसमें जरूरी नहीं है कोई राइमिंग स्कीम हो, ये कितनी भी लंबी हो सकती है, इसमें कोई लाइंस का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसमें बेसिकली जो पोएट होता है अपने आइडियाज शो करता है, ठीक है, अपनी फीलिंग शो करता है, लेकिन इसमें कोई भी क्या नहीं होती है, राइमिंग स्कीम नहीं होती है। दैट इज एन ओड। ओके, इसका एक एग्जांपल बताएं तो आपको, डिजेक्शन, डिजेक्शन एंड ओड, डिजेक्शन एंड ओड, रिटन बाय एसटी कॉलरिज, एसटी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई आपकी एक ओड है, डिजेक्शन। ठीक है, तो ओड क्या होती है, बेसिकली पोएम होती है जिसमें पोएट अपने फीलिंग शो करता है। जरूरी नहीं है ये कितनी लाइंस की होगी, इसकी लेंथ वेरी कर सकती है। सोनेट मैंने आपको बता ही दिया, अ पोएम ऑफ 14 लाइंस, ओके, विच हैज अ फिक्स्ड राइमिंग स्कीम पैटर्न। अब वो राइमिंग स्कीम आपकी कोई भी हो सकती है। ठीक है, चार चार के पैराग्राफ जो है 4 4 लाइंस के भी हो सकते हैं और डायरेक्ट 14 लाइंस भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द अप्रोच ऑफ अ पुलिसमैन the bully showed a clean pair of heels। Here the underlined phrase means, अब आपको ये फ्रेज अंडरलाइन कर दिया, showed a clean pair of heels। अब आपको बताना है showed a clean pair of heels का क्या मतलब होता है, यानी कि उसने अपने पैर दिखा दिए, यानी कि वो भाग गया, है ना, ये तो साफ पता चल रहा है। वैसे तो इस मैंने आपको बताया है फ्रेजेस का डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब क्या होता है, रेडी टू क्लैरिफाई, नो, ही शोड हिज शूज, नो, वॉक अवे, नो, दिस मीन्स रैन अवे, यानी कि कोई भाग गया। जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल बताया ही है कि पुलिस को देख करके जो बुली था वो क्या हो गया, उसने अपने क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिखा दिए, यानी कि वो भाग गया वहां से, वो ही रैन अवे। ओके, he fled, he ran away। so here option number C would be the right answer। इसके लिए भाई, show a clean pair of heels का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन भाग गया, उसने क्या कर दिया, वहां से फरार हो गया वो। so C would be the right answer for this question। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर तो आपको खुद से पता होना चाहिए। एलर्जी, एलर्जी का ऑप्शन क्या नहीं है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन एलर्जी के अंडर में नहीं आता है। एलर्जी क्या होती है, आपके पास सैड पोएम होती है ना, जिसमें किसी की डेथ शो होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, सैड पोएम, जी हाँ ये तो होती है एलर्जी। इमोशनल पोएम, जी हाँ ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। मॉर्निंग पोएम, मॉर्न का मतलब होता है रोना विलाप करना, ये भी एलर्जी का एक पार्ट है, ये भी एलर्जी के अंडर आता है। जॉयफुल पोएम, खुश खुशहाल पोएम, जी नहीं, ये नहीं होता है। सो एलर्जी के अंडर क्या नहीं आता, विच वन ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू एन एलर्जी, एलर्जी इज जॉयफुल पोएम। जॉयफुल पोएम क्या नहीं होती, एलर्जी के अंडर नहीं आती, क्योंकि एलर्जी में तो सैड पोएम होती है, जब दुख शो होता है ना, रोना विलाप करना, किसी की डेथ, इमोशनल होना। ठीक है, सो दैट इज एलर्जी, नॉट अ हैप्पी पोएम, नॉट अ जॉयफुल पोएम। सो हेयर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, that a joyful poem does not belong to the category of an elegy। Okay, I hope this is clear। Let's proceed to the next question।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 इज बेटी बॉटर बॉट सम बटर। अब इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, आपके पास अलंकार होता है। हिंदी में अलंकार तो सबने ही पढ़े होंगे, उन्हीं को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस कह देते हैं। पोएटिक डिवाइस कह देते हैं, लिटरेरी डिवाइस कह देते हैं। ठीक है, और क्या नाम होता है, लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, अलंकार। अब देखो, बेटी बॉटर बॉट सम बटर, ऐसे नहीं हो गया चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, वो बचपन में आपको बहुत सुनाया होगा आपकी टीचर्स ने। उसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है ना, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसको हम अनुप्रास कहते हैं। इसमें भी तो बी बहुत बार आ रहा है ना, बेटी बटर बॉट सम बटर, है ना, बॉट बटर, बॉटर, बेटी, बी की साउंड रिपीट हो रही है, सो इसमें क्या आ जाएगा, एलिट्रेशन आ जाएगा। अनुप्रास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। सो हेयर द रिपीटेशन ऑफ बी कॉन्सोनेंट, है ना, यहाँ पे बेटी बॉटर बॉट बटर, ये साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। और दूसरा आपके वोवल्स भी रिपीट हो रहे हैं, ई ओ ओ यू ओ, है ना, यानी कि आपके वोवल्स भी रिपीट हो रहे हैं। तो एजोनेंस और कॉन्सोनेंस दोनों के एग्जांपल हैं, और रेजोनेंस और कॉन्सोनेंस दोनों एलिट्रेशन के अंदर आते हैं। सो हेयर सी वुड बी द राइट आंसर। सिमिली क्या होता है, जब कंपैरिजन होता है एज और लाइक के साथ। किसी किसी भी दो चीज में कंपैरिजन कर दिया और बीच में वर्ड लगा दिए एज और लाइक, तो वो सिमिली होता है। लेकिन उसी कंपैरिजन में डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया बिना एज और लाइक के, तो वो मेटाफर होता है। किसी नॉन ह्यूमन थिंग का कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग के साथ कर दिया, वो होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। ठीक है, अब देखो आपको मैं सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस यहाँ पर एक बार दोबारा बता दूं। जैसे शी इज मून, शी इज मून तो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। भाई उसकी तुलना तो मून से करिए ना, चांद से करिए, बोल दिया कि वो चांद है भाई, यानी कि कंपैरिजन तो उसका चांद से हो गया ना, तो ये मेटाफर हो गया। लेकिन अगर बोल देंगे शी इज एज वाइट एज मून, शी इज एज वाइट एज मून, वो चांद की ही तरह क्या है, सफेद है, उसी की तरह सुंदर है। अब कंपैरिजन एज के साथ हो गया, एज लगा करके हो गया ना मून के साथ, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिमिली आ जाएगा। तो जब दो चीजों में कंपैरिजन हो एज और लाइक को लगा करके, तो सिमिली होता है। लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन हो विदाउट एनी कंपैरेटिव वर्ड, तो मेटाफर होता है। आई होप आपको इन दोनों पोएटिक डिवाइसेस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, सो एलिट्रेशन भी समझ आ गया ना आपको, जब एक ही वर्ड की, एक ही कॉन्सोनेंट की, एक ही वोवल की रिपीटेशन बार बार होती है, उसको एलिट्रेशन कहते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन एलिट्रेशन वुड बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइंस गिवन बिलो। अब फिगर ऑफ स्पीच तो आपको पता चल गई ना क्या होती है। अब लाइंस पढ़िए, ये प्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स। प्राइड क्या होता है, हमारा अहंकार। अहंकार, वैसे अहंकार तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन हमारा प्राइड, हमारा साहस, है ना, वो क्या करता है, घोड़े पर जाता है, ग्रैंड एंड गे, बहुत ही आलीशान तरीके से, खुश होकर के, गे मीन्स हेयर हैप्पी। ओके, बहुत ही खुशहाल तरीके से, ग्रैंड तरीके से हमारा साहस जो है, हमारा प्राइड जो है, वो घोड़े पर बैठ के आगे जाता है। लेकिन वापस कैसे आता है, पैरों पर चल के आता है, बैग इट्स वे। यानी कि यहाँ पर नेगेटिविटी शो कर दी है कि हमारा साहस जाता तो खुश होकर के, शान से है, घोड़े पर, लेकिन आता कैसे है, पैरों पर चल के आता है। और बैग इट्स वे, बैग का मतलब ऐसे भीख मांगना होता है, लेकिन बहुत ही जर्जर हालत में वो वापस आता है। अब देखो, प्राइड, प्राइड कोई ह्यूमन थिंग तो है नहीं, इट इज नॉन ह्यूमन, नॉन लिविंग। प्राइड क्या है, कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन घोड़े पर बैठ के जाता है। घोड़े पर बैठ के तो इंसान नहीं जाते, इंसान जाते हैं ना। अब प्राइड घोड़े पर कैसे बैठ सकता है, तो पर्सोनिफाई कर दिया, मानवीकरण कर दिया, है ना, किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन थिंग के साथ कंपेयर कर दिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ जोड़ दी। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन नहीं आ जाएगा क्या, कि हमारा प्राइड घोड़े पर बैठ के जाता है और वापस आता है पैरों पर। तो ये तो पर्सोनिफाई कर दिया ना प्राइड को, क्योंकि ह्यूमन थिंग तो है नहीं, नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक दी है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा। सिमिली और मेटाफर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये तो है नहीं, सो हेयर ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, पर्सोनिफिकेशन मैंने रीजन भी बता दिया। पर्सोनिफिकेशन क्यों आएगा, क्योंकि प्राइड जो है एक नॉन लिविंग, नॉन ह्यूमन थिंग है, और इसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के साथ क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, सो हियर ए वुड बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, रिचार्ड वॉज अ लॉयन इन द फाइट। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है आपके पास, रिचार्ड वॉज अ लॉयन, मैंने आपको नहीं बताया शी इज मून। इसमें क्या बोल दिया, कंपैरिजन तो कर दिया ना उसका चांद से, इसमें भी बोल दिया रिचार्ड जो है फाइट के टाइम पे एक लॉयन था। रिचार्ड वॉज एज ब्रेव एज लोयन इन द फाइट, अगर एज ब्रेव एज अ लोयन आ जाता तो सिमिली होता, लेकिन इसने डायरेक्ट बोल दिया भाई रिचर्ड तो शेर ही था, यानी कि शेर से कंपैरिजन तो किया है, लेकिन कोई एज और लाइक जैसे वर्ड यूज नहीं किए, है ना। तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा आपके पास, मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि रिचार्ड का कंपैरिजन किया है लोयन के साथ, लेकिन कोई भी कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं किया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। सिमिली कब होता, अगर एज और लाइक होता। अब रिचार्ड ह्यूमन ही है, इसका किसी कोई नॉन ह्यूमन थिंग नहीं है जिसका ह्यूमन के साथ क्या किया हो, पर्सोनिफिकेशन शो किया हो, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, एलिट्रेशन कोई भी वर्ड और कोई भी आपका कॉन्सोनेंट और वोवल भी रिपीट नहीं है, तो एलिट्रेशन भी नहीं होगा। सो रिचार्ड वॉज अ लोयन, रिचार्ड को लोयन से डायरेक्ट कंपेयर कर दिया तो मेटाफर आ जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रीहेंशन। आ गए आपके 9 और 10 दोनों क्वेश्चन आपके इसी कॉम्प्रीहेंशन के बेस पे हैं। पढ़ते हैं, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज रोज, कि मुझे एक फूल दे दीजिए जो रोज की तरह डिलीशियस हो, स्वादिष्ट हो, एंड स्टेटली एज लिली इन हर प्राइड, और जैसे लिली का फूल होता है उसमें जितना प्राइड होता है उतना ही प्राइड उसमें होना चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर, कौन से कलर का, रोज रेड, love first chose, then prayed, no lily white or both provide। ये आपके पास, आपको एक पोएम के 4 लाइंस दे दिए, आपको एक स्टेंजा उठा करके दे दिया। अब आपको इसकी राइमिंग स्कीम बतानी है। राइमिंग स्कीम मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे पहचानते हैं। लास्ट वर्ड देखिए हर एक लाइन का, लुक एट द लास्ट वर्ड। इसमें इस लाइन में क्या है, लास्ट वर्ड रोज, इसमें क्या है, प्राइड। रोज और प्राइड में साउंड सेम है, जी नहीं, तो इसको इस लाइन को नाम दे देते हैं ए। अब अगर इसमें रोज के साथ ही रोज के साथ अगर सेम साउंड वाला वर्ड आ जाता तो हम क्या कर देते, यहाँ पे ए कर देते, लेकिन रोज और प्राइड की साउंड सेम नहीं है तो यहाँ पे आएगा बी। अब देखो नेक्स्ट लाइन देखे तो चोज, रोज एंड चोज, इन दोनों की साउंड सेम नहीं है ना। तो जैसे इस लाइन को ए नाम दिया है, इसको भी ए ही दे देंगे, क्यों, क्योंकि रोज और चोज दोनों की क्या है, साउंड सेम है। ये ए था तो ये भी ए हो जाएगा। अब देखो प्राइड एंड प्रोवाइड, दोनों की साउंड सेम नहीं है, प्राइड प्रोवाइड, है ना, साउंड सेम है दोनों वर्ड्स की, तो ये भी है तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, रोज और प्राइड दोनों में साउंड सेम नहीं है, तो लेटर्स वेरी कर गए, डिफर कर गए, है ना, आपके अल्फाबेट्स ए और बी। और नेक्स्ट लाइन क्या है, चोज एंड प्राइड, चोज की साउंड किससे मैच हो रही है, रोज से, तो ए हो जाएगा। ए और फर्स्ट और थर्ड लाइन में, प्राइड और प्रोवाइड सेकंड और फोर्थ लाइन में साउंड सेम आ रही है लास्ट वर्ड्स में, तो दोनों का राइमिंग स्कीम यहाँ पर बी हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ लाइन का। तो अब इस पूरे स्टेंजा का क्या हो गया राइमिंग स्कीम, ए बी, ए बी। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ए बी बी, जी नहीं, ए बी बी ए नहीं, ए बी सी डी नो, सो हेयर बी वुड बी द राइट आंसर। ए बी वुड बी द राइट राइमिंग स्कीम फॉर दिस स्टेंजा। ओके, इन 4 लाइंस की राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी, क्योंकि आपको लास्ट वर्ड देखना होता है, उसकी आपकी साउंड किसके साथ मैच करती है, वही अल्फाबेट उसके साथ आ जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैसेज के बेस पे, इन्हीं 4 लाइन के बेस पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, देखो देखते ही पता चल रहा है, एज और लाइक आ गया, कंपैरिजन कर दिया, मुझे एक ऐसा फूल दो जो रोज की तरह स्वादिष्ट है, फूल गुलाब के फूल की तरह क्या है, डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। जब कंपैरिजन आ जाए दोनों चीजों के बीच में एज और लाइक लगा के, तो आंख बंद करके सिमिली लगा दीजिए। मेटाफर समझा दिया क्या होता है, एजोनेंस भी बताया था, एलिट्रेशन का ही एक पार्ट होता है। एलिट्रेशन तो होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, लेकिन एजोनेंस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन ऑफ वोवल्स। अगर कॉन्सोनेंस हो जाता तो कॉन्सोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, एपिथेट क्या होता है, बेसिकली इसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब इस वाले फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, आपको एडजेक्टिव एडजेक्टिव फाइंड आउट करना होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण ना, जब किसी नाउन की विशेषता बताई जाए,
जैसे कि कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। अब पानी कैसा है भाई? ठंडा है। पानी की क्या बता दी? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बता दी। तो कोल्ड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया ना। तो यहाँ पर कोल्ड क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट है, एपिथेट है। जैसे स्लीपलेस नाइट्स, मेरी रातें कैसे जा रही हैं? स्लीपलेस जा रही हैं। स्लीपलेस नाइट्स में स्लीपलेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? एपिथेट हो जाएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा, क्योंकि नाइट की क्या बताई है? कैरेक्टरिस्टिक बताई है, उसकी विशेषता बताई है। नाइट्स कैसी हैं? स्लीपलेस हैं। समझ गए? एपिथेट ये होता है। सो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है फ्लावर का रोज से विद द हेल्प ऑफ एज, है ना। तो जब एज और लाइक की मदद से कंपैरिजन किया जाए तो सिमिली होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके लास्ट 5 क्वेश्चन बच गए। ये पांचों आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हैं, इस पैसेज के बेस पे हैं। ठीक है, ये पैसेज पढ़ते हैं एक बार। 4 लाइन का पैसेज है। लैक ऑफ कंट्रोल बाय पेरेंट्स इज ऑल्सो हार्मफुल। जब बच्चे के ऊपर पेरेंट्स कंट्रोल नहीं रखते हैं, कंट्रोल खो देते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है वो चीज़। इफ पेरेंट डज नॉट इम्पोज एनी कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस यानी कि मनाही। अगर पेरेंट्स कंस्ट्रेंट्स नहीं देते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं एडोलेसेंट्स के ऊपर। एडोलेसेंट कौन होते हैं? टीनेजर्स, यानी कि 13 से 19 साल के बच्चे, वो एडोलेसेंट्स होते हैं, वो टीनेजर्स होते हैं। अगर पेरेंट्स उनके ऊपर क्या नहीं करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, देन दे हैव अ टेंडेंसी टू गो एस्ट्रे। एस्ट्रे क्या होता है? भटक जाना। तो क्या होती है? वो एक टेंडेंसी होती है, एक चांस होता है कि हो सकता है वो भटक जाए अपने रास्ते से, एंड चूज द रॉन्ग पाथ, और गलत रास्ता अपना ले, एंड लेटर बिकम डिफिकल्ट टू डिसिप्लिन। और बाद में जब इस उम्र में अगर उनका रास्ता भटक गया, गलत रास्ता चूज कर लिया, तो आगे उनकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं हो पाएगी, आगे उनका भविष्य खराब हो जाएगा। सच एडोलेसेंट्स फील लेट डाउन। ऐसे एडोलेसेंट्स क्या करते हैं? डाउन फील करते हैं, एंड थिंक नोबडी केयर फॉर देम, और उनको लगता है कि कोई उनके बारे में सोचता ही नहीं है, कोई उनकी केयर ही नहीं करता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता उनसे। हैंस सम डिसिप्लिन फ्रॉम पेरेंट्स इज नेसेसरी। इसलिए थोड़ी बहुत देख रेख, केयर, डिसिप्लिन पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के लिए नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। स्पेशली एडोलेसेंट्स जो 13 टू 19 की एज ग्रुप में होते हैं, उनके ऊपर पेरेंट्स को स्पेशली बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है, इसमें बच्चे को सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से समझाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी एज में बच्चा दो रास्ते चूज करता है, या तो सही या गलत। ठीक है, तो इस टाइम पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको सही रास्ता दिखाया जाए। तो ये पूरा का पूरा पैसेज आपका किसके ऊपर है? एडोलेसेंट्स के ऊपर है ना। उनको सही रास्ता कैसे दिखाया जाए उसी के बारे में है, कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो मेन आइडिया तो क्या हो जाएगा? मेन कैरेक्टर कौन है इस पूरे पैसेज का? एडोलेसेंट्स, है ना। तो 11th क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इस पैसेज के लिए, इस एक्सट्रैक्ट के लिए अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो जाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग तो एडोलेसेंस होना चाहिए। डिसिप्लिन का इतना इतना वैसे इंपॉर्टेंस तो दिखाई है, लेकिन इतना भी नहीं यूज हुआ है कि टाइटल ही बना दे। लैक ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, हो सकता टाइटल अप्रोप्रिएट, टेंडेंसी टू गो एस्ट्रे भी नहीं, तो एडोलेसेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल हो जाएगा इस पैसेज के लिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एडोलेसेंट्स डैश देयर फ्रेंड्स फील लेट डाउन, कि एडोलेसेंट्स भी और उनके फ्रेंड्स भी क्या करते हैं? बहुत बार आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? लिंकिंग डिवाइस बताने हैं, यानी कि यहाँ पर कौन से दो वर्ड्स लिंक कर सकते हैं इस पूरे के पूरे सेंटेंस को। तो पढ़ के देखते हैं तो क्या पता चल रहा है? डैश एडोलेसेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स फील लेट डाउन एंड थिंक दैट नोबडी केयर्स फॉर देम आ गया, यानी कि प्लूरल है, यानी कि दोनों की बात हो रही है। दैम से क्या पता चलता है? दोनों की बात हो रही है, प्लूरल है। तो एडोलेसेंट भी और उनके दोस्त भी, ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिससे दोनों यूज हो जाएं, दोनों आ जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दैम आ गया, यानी कि सभी की बात है, प्लूरल है यहाँ पे सेंटेंस। एज एडोलेसेंट्स एज देयर फ्रेंड्स नहीं सूट हो रहा। सो एडोलेसेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स ये भी नहीं हो रहा। दो एडोलेसेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स ये भी नहीं हो रहा। मैंने क्या बताया? दोनों की बात है, तो क्या आ जाएगा? बोथ एडोलेसेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स। एडोलेसेंट्स भी और उनके दोस्त भी, उनको कई बार लगता है, उनको कई बार डाउन फील होता है, और उनको लगता है कि कोई उनके लिए केयर ही नहीं करता, किसी को उनसे फर्क ही नहीं पड़ता। सो ये वाला लिंकिंग डिवाइस यहाँ पर बेस्ट सूटेबल है।
both adolescents and their friends feel let down and think that nobody care for them. So here A option would be the correct for this question. Okay, I hope this is clear. अगला क्वेश्चन भी सेम है, आपको क्या बताना है? दे हैव टेंडेंसी, अब इसमें भी लिंकिंग डिवाइस फिल करने हैं. दे हैव टेंडेंसी डैश टू गो एस्ट्रे डैश टू चूज द रॉन्ग पाथ अकॉर्डिंग टू पैसेज. अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे पढ़ के देखते हैं तो ऐसा पता चल रहा है कि एक दे हैव अ टेंडेंसी, कि एक टेंडेंसी है इस एज में कि या तो दे गो एस्ट्रे, या तो दे चूज अ रॉन्ग पाथ, या तो वो रास्ता भटक जाएंगे और वो क्या कर लेंगे, गलत रास्ता अपना लेंगे, गलत रास्ता चूज कर लेंगे. सो ऑप्शंस पढ़ के देखिए, नाइदर नोर, कि ना तो वो भटकेंगे ना ही गलत रास्ता चूज करेंगे, ये तो नहीं है. They have a tendency not only to go astray but also to choose the wrong path. ये भी हो सकता है. They have a tendency so to go astray as to choose the wrong path. ये भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा. They have tendency either to go astray or to choose the wrong path. क्या बोला है कि उनकी टेंडेंसी होती है कि या तो वो भटक जाएंगे या तो वो गलत रास्ता चूज कर लेंगे. अब या तो नहीं आएगा ना, इसमें तो दोनों में से एक बता दिया कि या तो भटक जाएंगे या तो गलत रास्ता चूज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारे पैसेज में यही बताया है कि अगर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया तो वो रास्ता भटक जाएंगे और गलत रास्ता चूज कर लेंगे, है ना. वो क्या हो जाएंगे, इधर उनका इतना कुछ उनको पता नहीं होता इस एज में, तो they'll go astray and choose the wrong path. दोनों ही आएंगे यहाँ पर, वो भटक भी जाएंगे और गलत रास्ता भी चूज कर लेंगे. तो they have tendency not only to go astray but also to choose the wrong path, कि वो सिर्फ और सिर्फ भटकेंगे नहीं बल्कि गलत रास्ता भी चूज कर लेंगे. So not only but also would be the right answer. They have tendency not only to go astray but also to choose the wrong path. So here C would be the right answer for this question. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज adolescents as well as his friends dash let down and think that nobody care for them. इसमें क्या बताया कि एडोलेसेंट्स और उनके दोस्तों को क्या लगता है कि वो क्या है, उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और उनको डाउन फील होने लगता है कभी कभी. अब देखो, एज वेल एज लिंकिंग डिवाइस आ गया है ना. अब एज वेल एज हुआ है तो इसका एक रूल होता है एज वेल एज के साथ. जब एज वेल एज आपका आता है तब आपका जो वर्ब लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब देखो, एडोलेसेंट यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है. एडोलेसेंट यानी कि एक एडोलेसेंट की बात हो रही है ना. अगर एडोलेसेंट्स होता तो ज्यादा होते, लेकिन एडोलेसेंट है यानी कि सिर्फ एक एडोलेसेंट की बात है. वर्ब लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब देखो, एडोलेसेंट यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है. एडोलेसेंट यानी कि एक एडोलेसेंट की बात हो रही है ना. अगर एडोलेसेंट्स होता तो ज्यादा होते, लेकिन एडोलेसेंट है यानी कि सिर्फ एक एडोलेसेंट की बात है, तो एज वेल एज में क्या लगता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है. तो एडोलेसेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी. सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या है, फील्स है. फील इज फील विल बी फील नहीं आएगा. सो एडोलेसेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी तो फील्स वुड बी द राइट आंसर. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा. इफ अ गार्जियन dash not impose any constraints on the adolescents then they have tendency to go astray. अगर गार्जियंस ध्यान नहीं देंगे अपने बच्चे पर, अगर कोई उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो वो रास्ता भटक जाएंगे. ऐसा क्या होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. अब आपको इसमें ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन फिल करना है. इफ अ गार्जियन, अब गार्जियन क्या होता है, गार्जियन एक सिंगुलर नाउन है. अगर गार्जियन रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा अपने बच्चे के ऊपर, एडोलेसेंट के ऊपर, तो वो रास्ता भटक जाएगा. तो ये देख लो, सिंगुलर वर्ब कहाँ पर है, हैव, आर, डू, ये आपकी प्लूरल वर्ब है. लेकिन आपका गार्जियन तो क्या है, सिंगुलर वर्ब है. तो सिंगुलर वर्ब तो सिर्फ और सिर्फ एक है यहाँ पर. इफ अ गार्जियन डज नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द एडोलेसेंट्स देन दे हैव टेंडेंसी टू गो एस्ट्रे.
तो क्या है, टेंडेंसी है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो रास्ता भटक जाएंगे। सो गार्जियन के अकॉर्डिंग डज आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि गार्जियन क्या है, गार्जियन एक होता है, गार्जियन सिंगुलर वर्ब मानी जाती है आपकी। ठीक है, सो हियर ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपके इन 15 में से कितने क्वेश्चन सही थे जो आपको मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आते थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास टिल एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक दिस क्लास प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।